नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कर लिया था। हमें उम्मीद है कि वह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आइए आज हम इसको समझते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण आप लोग जानते हैं कि वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश किया गया हो तथा उभरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो एक उत्तल दर्पण है, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है। हम इसका द्वारक M1 या M2 मान लेते हैं। द्वारक M1 व M2 मान लेते हैं और इसका ध्रुव P है। अब हम इतना पहले लिख लेते हैं कि माना M1 M2 द्वारक का एक उत्तल दर्पण है। अब इस दर्पण के सामने एक वस्तु हम रख रहे हैं AB, वस्तु AB, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने रख दिया। अब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, अब वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा कुछ इस प्रकार से। तो इस परावर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे। हमने किरण आरेख में पढ़ लिया है, इन सबको किरण आरेख में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने पीछे मिलाया और ये जहाँ पर ये मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यह फोकस हो गया, मुख्य फोकस। अब हम एक और प्रकाश किरण को ले रहे हैं जो इसके वक्रता केंद्र को हो जाएगी। अब यहाँ से हमने पढ़ा है कि वक्रता केंद्र को जाने वाली रेखा पुनः उसी मार्ग पर चली आती है। तो यहाँ से हम ये वक्रता केंद्र हो गया। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, कट कर रही हैं। वस्तु AB है, उसका प्रतिबिंब इसी प्रतिच्छेदित बिंदु पर बनेगा। हम नाम दे रहे हैं A', B', यानी इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा A', B' यहाँ पर बनेगा जो सीधा है। अब हम इसको पहले इतना लिख लेते हैं। तो माना अब यह दर्पण के ध्रुव से हम मान लेते हैं यह U दूरी पर है। दर्पण के ध्रुव से यह U दूरी पर है और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के ध्रुव से हम v दूरी पर मान लेते हैं। v दूरी पर मान लेते हैं। तो माना दर्पण से वस्तु की दूरी। अब देखिए दर्पण यहाँ से है, दर्पण यहाँ पर है, यहाँ से वस्तु की दूरी क्या है AP, क्या है यानी ध्रुव से कोई भी दूरी हम क्या लेंगे, जब भी हम कोई भी दूरी को लेंगे P से लेंगे, ध्रुव से लेंगे। तो वस्तु की दूरी क्या है दर्पण से PA, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है PA। कोई भी हम दूरी को ध्रुव से लेते हैं तो PA बराबर हमने क्या माना है U माना है, क्योंकि यह ध्रुव के बाएं है इसलिए यह ऋणात्मक होगी, तो इस प्रकार से PA बराबर -U हो गया। अब
प्रतिबिंब की दूरी देख लेते हैं यहाँ से, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हम ध्रुव से लेते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो क्या दूरी है, पी ए डैश है, पी ए डैश बराबर ये क्या है, भी है, स्मॉल भी। ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यह ध्रुव के दाहिने तरफ ली जा रही है। ध्रुव के दाहिने तरफ ली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इतना हो गया। अब हम दो समरूप त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि एक बिंदु यहाँ पर, इसको हम यम मान लेते हैं, इसको हम यम मान लेते हैं। यम से एक मुख्य अक्ष पर, यम से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं, यम एन, एक मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं एम एन। तो मुख्य अक्ष पर एम एन लंब खींचा, एम एन लंब खींचा, मुख्य अक्ष पर एम एन लंब खींचा। अब यह एम एन ए बी वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। तो इस प्रकार एम एन बराबर ए बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एम एन बराबर ए बी हम लिख सकते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, दो समरूप त्रिभुज लेंगे, दो समरूप त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से समरूप त्रिभुज लेंगे, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी से समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से क्या होगा। अब ए बी, अगर हम इसको लंब मान लें और इसको आधार मान ले रहे हैं, तो ए बी इसका अगर हम लंब लें ए, और इसका लंब और इसका आधार क्या है, ए सी, लंब ए हो गया मान ले रहे हैं, और इसका आधार हम इस मुख्य अक्ष को मान ले रहे हैं। तो ए सी बराबर, अब ए डैश बी डैश सी त्रिभुज में हम ले रहे हैं, तो इसके लंब जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम ले रहे हैं ए डैश बी डैश अपान इसको ए डैश सी ले रहे हैं। इसका आधार हम मान ले रहे हैं कि ए डैश सी है, ठीक। अब हम इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं, ए बी और ए डैश बी डैश को इधर ला दे रहे हैं, ए डैश बी डैश बराबर ए सी उधर चला जाएगा, ए सी अपान ए डैश सी। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एम एन बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर एम एन है, तो हम ए बी के जगह एम एन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम एम एन
यहाँ पर रख दिए, ए बी की जगह हम एम एन रख दिए, अपान ए डैश बी डैश यहाँ पर हम कर दिए, फिर ए सी अपान ए डैश सी। ठीक, ये इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए पुनः हम 2 समरूप त्रिभुज और ले रहे हैं। तो पुनः समरूप त्रिभुज यम यान एफ एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ से पुनः समरूप त्रिभुज एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ से। तो इसका लंब जो अगर हम मान ले रहे हैं एम एन है, इसका लंब त्रिभुज एम एन एफ में लंब अगर हम मान ले रहे हैं एम एन है, तो एम एन और इसका आधार हम मान ले रहे हैं एन एफ को, तो एन एफ इक्वल टू, अब ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज में है, तो ए डैश बी डैश और इसका आधार हम अगर ए डैश एफ मान ले रहे हैं तब ए डैश एफ। अब यहाँ पर अगर हम पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, एम एन अगर इसको ला दें इधर ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब एन एफ को उधर ले जा रहे हैं एन एफ अपान ए डैश एफ हो गया। अब यहाँ पर एक परिवर्तन करना चाहेंगे कि जो एन एफ है, जो यह एन एफ दूरी है वह पी एफ के लगभग बराबर है, क्योंकि यह एन बिंदु जो पी है उसके बहुत नज़दीक है, एन बिंदु पी के बहुत नज़दीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर एन एफ, यानी लगभग बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि एम एन अपान ए डैश बी डैश, फिर एन एफ के पी एफ के बराबर है, लगभग बराबर है, तो हम यहाँ पर पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ अपान ए डैश एफ। ठीक, अब इसको हम समीकरण 2 ले रहे हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 में हम देख रहे हैं इसका बायां पक्ष बराबर है, तो इसका दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, क्योंकि एम एन अपान ए डैश बी डैश इसमें भी है और एम एन अपान ए डैश बी डैश इसमें भी है, तो इसका बायां पक्ष बराबर है, तो इसका दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान ए डैश एफ हो गया। अब ए सी अपान ए डैश सी
इक्वल टू पी एफ अपान ए डैश एफ। अब क्या कर रहे हैं, इसका हम मान रख दे रहे हैं, सभी दूरियों का मान रख दे रहे हैं। तो ए सी, अब देखिए ए से सी तक, ए सी यह दूरी कैसे नापी जाएगी, हम इसको दो टुकड़ों में कर सकते हैं। पी से ए तक की दूरी ले लें और पी से सी तक की दूरी को जोड़ दें तो ए सी निकल जाएगी, यानी पी ए प्लस पी सी यह ए सी के बराबर है। अब ए डैश सी, अब देखिए ए डैश सी इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अगर हम क्या करें कि पी सी में से अगर हम पी सी में से पी ए डैश दूरी को घटा देंगे, पी ए डैश दूरी को घटा देंगे तो ए डैश सी मालूम हो जाएगा, यानी पी सी माइनस पी ए डैश दूरी घटा देंगे तो हमें ए डैश सी प्राप्त हो जाएगा। फिर अब पी से एफ फोकस दूरी है तो हम इसको रहने देते हैं। फिर ए डैश एफ, अब देखिए ए डैश एफ है तो अगर पी एफ में से हम पी ए डैश को घटा देंगे तो ए डैश एफ निकल जाएगा। तो पी एफ माइनस पी ए डैश को अगर हम रख दे रहे हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसको लिख भी दे रहे हैं कि ए सी बराबर पी ए प्लस पी सी, फिर ए डैश सी बराबर पी सी माइनस पी ए डैश, फिर पी एफ तो पता ही है, फिर ए डैश एफ इक्वल टू पी एफ माइनस पी ए डैश। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख लिए, सभी दूरियों को लिख लिए। अब आइए इनको मान को चिन्हों सहित लिखते हैं, चिन्ह सहित लिखेंगे ताकि कोई त्रुटि ना हो। तो पी ए यह दूरी क्योंकि ध्रुव के बाएं है तो यह ऋणात्मक होगी, वस्तु की दूरी है तो यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो पी ए क्या है, पी ए यहाँ पर माइनस यू, सभी मान को रख दे रहे हैं माइनस यू, फिर प्लस पी सी, पी से सी तक यह वक्रता त्रिज्या आर है, यह वक्रता त्रिज्या आर है। यह वक्रता त्रिज्या आर है तो यह धनात्मक होगा क्योंकि यह दाहिने है। फिर पी सी वही वक्रता त्रिज्या है तो यह धनात्मक होगी, माइनस पी ए डैश वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको हम इस मान भी ले रहे हैं, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यह दाहिने है। फिर बराबर पी एफ यह फोकस दूरी है, एफ क्या है, फोकस दूरी, यह फोकस दूरी है तो स्मॉल एफ यह भी धनात्मक होगा अपान पी एफ फोकस दूरी तो एफ, फिर माइनस पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है तो यह भी हो जाएगा।
आइए अब इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस यू प्लस आर, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं एफ माइनस बी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं बराबर एफ आर माइनस भी। यह हो गया। अब हम ब्रैकेट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो माइनस यू एफ हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, फिर प्लस आर का गुणा करते हैं प्लस आर एफ हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आर भी हो जाएगा। ठीक, अब इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, यहाँ पर हम इक्वल टू का चिन्ह लगा करके नीचे लिख दे रहे हैं। तो एफ आर यानी इसको हम आर एफ लिख दे रहे हैं, प्लस है फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आर एफ इधर भी है, आर एफ इधर भी है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से अब इधर लिख रहे हैं हम, तो जो शेष बचा हुआ है उसको लिख ले रहे हैं। तो माइनस यू एफ प्लस यू भी प्लस यू भी माइनस आर भी इक्वल टू माइनस एफ भी अब हम लोग जानते हैं एक सूत्र को कि F बराबर यानी R बराबर 2F होता है। R वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, R बराबर 2F, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं कि R की जगह पर 2F रख दें, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी, अब R की जगह पर 2F रख दें हम, 2F यहाँ पर भी है बराबर माइनस एफ भी। यह हो गया। अब इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी फिर माइनस एफ भी प्लस 2F भी। अब यहाँ पर सिर्फ एफ भी बचेगा, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर एफ भी। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे रहे हैं। दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, यू एफ अपान यू भी एफ प्लस यू भी अपान यू भी एफ इक्वल टू एफ भी अपान यू भी एफ। अब जो कॉमन है ऊपर और नीचे इनको कैंसिल कर देते हैं, तो यू एफ कैंसिल, यू भी कैंसिल, एफ भी कैंसिल, जो बचा है उसको लिख लेते हैं 1 अपान, ये माइनस में है, आ जाएगा भी प्लस ए 1 अपान एफ, अब इधर बचा 1 अपान यू। अब हम पश्चांतर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू, इधर से माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपान भी। तो इस प्रकार से हमारा निगमन फार्मूला क्या प्राप्त हुआ, 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान भी। एफ क्या है, एफ फोकस दूरी है,
दर्पण की फोकस दूरी f है और u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी P से वस्तु की दूरी पोल है, इसको हम u माने थे, u है, और P से प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है, v। तो इस फार्मूले से हम अगर दो राशियाँ दी हो तो एक राशि को ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी भी दर्पण के और उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु u दूरी पर रखी गई हो, फोकस दूरी प्राप्त हो, तो हम वस्तु के बारे में ज्ञात कर सकते हैं।